जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, कैसे बनने का मतलब सेंस ये है कि पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली कहते किसे हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। हमने आपको बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकारों के बारे में भी हमने ऐसे ऊपर ऊपर उनकी डेफिनेशंस और थोड़े बहुत एग्जाम्पल से डिस्कस किया। उसमें कुछ ऐसे आपके पार्ट ऑफ स्पीच थे जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डीप में जाके डिस्कस किया है, क्योंकि मुझे लगा कि चीज़ें उतनी ही ज़रूरी हैं। लेकिन मैंने आज आपका सिलेबस देखा कक्षा 6, 7 और 8 का, तो उसमें क्या था कि उसमें सारा कुछ आपका है, एक ब्रॉड लेवल पे चीज़ें हैं, मतलब सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि जैसे बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रख के चलते हैं। जो 10th और 12th वाले बच्चे हैं, सबसे पहले उनके टॉपिक्स पे ध्यान दिया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है। उसके बाद हम आराम से इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और हमें चूंकि बहुत डीप में तो पढ़ना है नहीं, तो बेसिक पॉइंट ही क्लियर करने हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने जो हम लोगों ने डिसाइड किया था, हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, आगे हमने बात की थी, इसके पहले कुछ सेंटेंसेस के बारे में बात की थी। सब्जेक्ट को जाना था, वर्ब को जाना था। आज भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, उसके बाद टेंस पे आ जाएंगे। क्योंकि बात इस टॉपिक पे बात करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि जो आपकी वर्ब होती है, वर्ब ही टेंस के बनने के लिए सबसे बड़ा रीजन होती है। इस चीज को आप अभी समझ पाएंगे, पहले डिस्कस हम करते हैं तब आप समझ पाएंगे, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। तो इस चीज को डिस्कस करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आप कहेंगे सर समझौता करवाएंगे क्या? तो हम कहेंगे जी हाँ। समझौते का मतलब ये है कि जैसे हम और आप हैं, तो हमारे और आपके बीच अगर कोई डील होनी है तो सबसे पहले हमको आपको समझना होगा, आपको हमको समझना होगा। उसके बाद हम नेचर तो आपका समझ गए, नेचर समझने के बाद आपकी क्या क्वालिटी है, आप किस तरह की सिचुएशन में एडजस्ट होते हैं, इसको समझना होगा। फिर इन सब चीज़ों को समझने के बाद हमारे आपके बीच एक संबंध बनेगा, और वही होता है यहाँ हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच। तो जब तक सब्जेक्ट का नेचर और वर्ब का नेचर हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक उन दोनों को जोड़कर हम कैसे एक सेंटेंस बनाएंगे। और सेंटेंस के लिए आपको तो मैंने पहले ही बता रखा है, सबसे जरूरी चीज जो होती है वो आपका क्या होती है? सब्जेक्ट और वर्ब ही होती है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक सेंटेंस के लिए वो है सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये भाई कुछ कर रहा है, यही तो कर रहा है। और वर्ब इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो ये कर रहा है वही ये है। तो जो कुछ भी पॉइंट है, कुल मिला के सब्जेक्ट भी उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और वर्ब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वर्ब एक्शन को शो करता है और सब्जेक्ट इस एक्शन को करता है। तो इसीलिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अच्छा, हम लोग को जिस चीज पे डिस्कस करना है उस पे आते हैं। ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? सब्जेक्ट। और समझेंगे सब्जेक्ट का नेचर क्या होता है। क्या होता है? नेचर। नेचर का मतलब है कि जैसे इंसान के बारे में बात किया जाता है तो ये कहा जाता है कि उसकी आदतें क्या है या वो किस तरह का व्यक्ति है। उसी तरह बात किया जाएगा सब्जेक्ट के बारे में कि उसका नेचर कैसा है। इट मीन्स हम उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, उसके कार्य के बारे में जानेंगे, उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे, उसका एक सेंटेंस में रोल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन इसके एक दूसरे एस्पेक्ट पे हम काम करेंगे। तो जिस एस्पेक्ट पे हम काम करेंगे वो है, इसमें कई सारे पॉइंट आएंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, हम पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसके साथ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। और पहला पॉइंट है जो आपका, वो है, देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो अकेला एक शब्द होता है या फिर शब्दों का समूह होता है। ये बात आप इस तरह से भी क्लियर कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि हमको कुछ, अभी तो ठीक है हम किसी का नाम बता के किसी सेंटेंस को कंप्लीट करा दे रहे हैं कि सोहन ने फला फला कार्य किया या रमेश ने खाना खाया या कुछ भी किया,
या शुभम है वो विद्यालय डेली जाता है। हमने ऐसा कुछ बता के सेंटेंस कंप्लीट किया, तो वहां पे अब तक तो हमने एक सब्जेक्ट लिया था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा 100 रुपी नोट, तो इसमें देखिए मैंने 100 रुपी नोट, हमने 4 शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट को ही डिनोट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सब्जेक्ट है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही शब्द हो, वो क्या हो सकता है, शब्दों का समूह भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम जो पहला पॉइंट निकाल पाते हैं वो ये निकाल पाते हैं कि सब्जेक्ट हमारा शब्द या शब्दों का समूह होता है। क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। इस चीज पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो आपको पहले से ही पता है। सब्जेक्ट भाई एक वर्ड तो होता ही है, ये आप जानते ही हैं, लेकिन इससे भीतर ये शब्दों का समूह हो सकता है। तो जैसे शब्द का एग्जाम्पल तो हमको पता ही है, शब्दों के समूह का एग्जाम्पल जानते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूं ऐसे कि 5000 रुपीज आर इनफ, या सफिशियंट लिख सकते हैं, सफिशियंट फॉर अ स्टूडेंट। 5000 रुपीज आर सफिशियंट फॉर अ स्टूडेंट। तो ये, इससे आप क्या समझते हैं? इससे देखिए ये बात समझ में आती है कि 5000 रुपीज, 5000 रुपए, ये क्या काम कर रहे हैं? ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। 5000 रुपए सफिशियंट है। अगर का जब समूह होगा तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। तो एग्जाम्पल से मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? सब्जेक्ट क्या होता है? दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट तो हो गया कि सब्जेक्ट हमारा शब्द या शब्दों का समूह होता है। दूसरा पॉइंट है कि सब्जेक्ट समानता कोई कार्य करता है। सब्जेक्ट किस लिए आता है सेंटेंस में? समानता कोई कार्य ही करने के लिए आता है। और भी चीजें होती हैं, वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? समानता कोई कार्य करता है। तो दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, सामान्यतया कोई कार्य करता है। कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है। कैसे? जैसे मैंने एग्जाम्पल ही लिखा था, मान लीजिए वहां पे, अभी फिर से लिख देता हूं, मान लीजिए ऐसे ही मैंने लिखा, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। अब इसमें देखिए, इट आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। किसके लिए आया है? बारिश के लिए आया है। और इज और रेनिंग ये दोनों आपकी वर्ब हैं। ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन है तो दोनों ना वर्ब उसी तरह सेम। तो ये क्या है? सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आया है। क्यों आया है? क्योंकि जब तक आप ये नहीं पता पाएंगे कि कौन वो काम कर रहा है या किसके नाते वो काम हो रहा है, तब तक आप कैसे उस काम को लिख पाएंगे या कैसे समझ पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो बात होती है वो होती है जिसके बारे में, जो समानता ये कोई कार्य करता है। दूसरी बात हो गई जिसके बारे में बात की गई होती है, जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे सृष्टि इज अ बास्केटबॉल प्लेयर। सृष्टि इज अ बास्केटबॉल प्लेयर। अगला देखते हैं। अगला,
या फिर इतनी बातों के बाद, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर कोई काम हो रहा होता है, जिसके ऊपर कोई काम हो रहा होता है, जिसके ऊपर कोई कार्य होता है, जिसके ऊपर कोई कार्य होता है। समझ पा रहे होंगे ना आप जो मैं लिख रहा हूं यहां पे? थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं इसलिए सही से नहीं लिखा रहा है। तो जिसके ऊपर कोई कार्य होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, मान लीजिए जैसे रीता पनिश्ड फॉर रॉन्ग क्वेश्चन, फॉर रॉन्ग आंसर। रीता क्या हुआ? रीता को सजा दी गई, किसके लिए? रॉन्ग आंसर के लिए। अब रीता पनिश्ड फॉर, अब देखिए यहां पे काम आप अगर समझ पाएंगे, अर्थ निकाल पाएंगे इस सेंटेंस का, तो क्या अर्थ निकल रहा है कि रीता पनिश्ड, रीता को सजा दी गई है, मतलब इसके ऊपर काम हुआ है, इसके ऊपर काम हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो चौथा एस्पेक्ट है वो क्या है कि रीता के ऊपर काम हुआ है, रीता को सजा दी गई है। तो इस तरीके से हम चौथा पॉइंट भी हमारा क्लियर होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? सॉरी ये पांचवा था, लास्ट है आपका छठवां। छठवें पॉइंट में बात की जाती है कि जिसके पास कुछ होता है, जिसके पास कुछ होता है, जिसके पास कुछ होता है। जिसके पास कुछ होने का सेंस ये है, यहां पे होने का सेंस ये है कि उसका किसी चीज पे अधिकार है, उसका किसी चीज पे अधिकार है। ठीक से एक एग्जांपल से समझते हैं। राजेश हैव 4 बाइक्स। राजेश के पास क्या है? 4 बाइक्स हैं, मतलब इसका 4 बाइक्स पे अधिकार है। इसका क्या है? 4 बाइक्स पे अधिकार है। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनके इतने एस्पेक्ट होते हैं। कितने एस्पेक्ट होते हैं? इतने सारे एस्पेक्ट होते हैं। अब ये एस्पेक्ट के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि हमारे सब्जेक्ट का नेचर क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है। मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा था। ये बात इसलिए जरूरी थी क्योंकि जब हम पता पा जाएंगे कि सब्जेक्ट किस किस दायरे में रह के काम करता है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की भूमिका को पहचानना। अब देखिए जैसे पहला था कि शब्द या शब्दों का समूह सब्जेक्ट होता है, तो इसमें एक बात आपको नहीं समझ में आई होगी, जो ये होगा कि शब्दों का समूह भी सब्जेक्ट हो सकता है। ये बात नहीं आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात कि सब्जेक्ट सामान्यतः कोई कार्य करता है, ये तो हमको पता ही था। तीसरी बात कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले ही आएगा। इसको मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। चौथी बात कि सब्जेक्ट के बारे में किसी सेंटेंस में बात की जाती है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में भी तो बात की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बास्केटबॉल प्लेयर का एग्जाम्पल लेके बताया था। उसके बाद जिसके ऊपर कोई कार्य होता है, जैसे मैंने बताया कि वो रॉन्ग आंसर के लिए पनिश्ड की गई। उसके बाद जिसके पास कुछ होता है, मतलब किसी चीज पे जिसका अधिकार होता है, तो वो है आपका ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बताया। तो ये हो गए सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने दायरे में सब्जेक्ट रह के काम करता है वो हो गए। अब आइए दूसरे दायरे पे काम करते हैं। दूसरा दायरा क्या है हमारा? दूसरा ये है कि सब्जेक्ट क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहला तो हो गया सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है, क्योंकि ये नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है, या फिर जो है यही कोई काम करता है। मैंने आपको क्या बताया था नाउन में कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं और वो कैसे कैसे कहां कहां किस किस स्थान पे आते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल लेके भी बताया था वहां पे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? या तो नाउन होता है, या फिर नाउन को ही रिप्लेस करता है आपका प्रोनाउन, तो ये भी आपका सब्जेक्ट हो जाता है। या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये भी आपका हो जाता है सब्जेक्ट। या फिर 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो आपके इतने तरीके के सब्जेक्ट हो गए, प्लस अभी जो मैंने आपको बताया
कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या क्या आते हैं? आपका फ्रेज आ गया, क्लास आ गया, और क्या आ गया? सेंटेंस आ गया। तो ये सारे आपके क्या हो सकते हैं? ये भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? कोई नाउन हो सकता है, नाउन को चूंकि प्रोनाउन रिप्लेस करता है तो प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे वर्ब क्या है? डांस। डांस एक वर्ब है ना, मैं डांसिंग लिख देता हूं लोग, डांसिंग। अब मैंने डांसिंग को लेके ही एक सेंटेंस बना दिया कि डांसिंग क्लासेस आर ऑफ टुडे। लीजिए, अब यहां पे क्या है आपका? डांसिंग क्लासेस आर ऑफ टुडे। डांसिंग आपका क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्लासेस मत लगाइए, डांसिंग इज अ गुड हैबिट। हो गया कि नहीं? सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आईएनजी लगा के भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड से तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ही। नाउन सब्जेक्ट होता ही है, और नाउन चूंकि नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, तो वो भी आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमको बात समझ में आई, जो वो क्या समझ में आई कि सब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या काम करते हैं, और उनके कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने समझी। अच्छा, इसके बाद एक बात और समझ लेते हैं, वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ऐसे एक टेबल बना लेते हैं हम। अब देखिए, टेबल के माध्यम से हम क्या समझेंगे? क्योंकि काउंटेबल का मतलब ये होता है कि जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या होता है कि सेंटेंस में जब भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं, टेंस बनाते हैं, तो उसमें हम एक वचन और बहुवचन का ध्यान रखते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है सिंगुलर और प्लूरल। तो जो एक वचन और बहुवचन होता है वो कहां से डिसाइड होता है? यहीं से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल से। जैसे काउंटेबल में क्या क्या होती है चीजें? काउंटेबल में या तो कोई भी चीज एक होती है, संख्या में एक होती है, एक होती है, या फिर संख्या में एक से अधिक होती है। क्या होती है? एक से अधिक होती है। अब जो एक होती है उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन, मतलब सिंगुलर कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंगुलर। और जो एक से अधिक होगी उसे क्या कहेंगे? प्लूरल। क्या कहेंगे? प्लूरल। अनकाउंटेबल चीजों को हमेशा हम सिंगुलर ही कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंगुलर। क्योंकि अनकाउंटेबल चीजों को हम गिन तो सकते नहीं। जैसे मैं आपके सामने 1 लीटर तेल रखूं, ठीक है, 1 लीटर तेल में सारे, अभी मैं आपसे कहूं कि तेल को तो हम यूनिट में माप लेंगे, लेकिन आप तेल के अणुओं को थोड़ी गिन पाएंगे। भाई उसमें असंख्य अणु होंगे जिनको आप शायद गिनना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए, नहीं गिन पाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि एक तेल 2 तेल नहीं कहते, उनको हम सिंगुलर मान लेते हैं। या फिर हमारा कुछ भी हो गया जो लिक्विड फॉर्म में है, या फिर जो एयर है, ठीक है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं? सिंगुलर मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 कैटेगरी होती है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, जिसमें अगर जो संख्या में एक है उसे सिंगुलर मानते हैं, जो संख्या में एक से अधिक है उसे प्लूरल मानते हैं, और जो अनकाउंटेबल चीजें हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर मानते हैं। इसी तरह हमने सब्जेक्ट अभी बताया था ना कितने होते हैं, तो उसमें मान लीजिए अगर आ गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या फिर आ गया 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसे हम क्या मानते हैं? इसे हमेशा सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं? सिंगुलर। और सिंगुलर मान के ही इसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं। आगे वर्ब्स यूज करते हैं, जो भी होता है हेल्पिंग वर्ब्स सिंगुलर मान के यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो होता है वो होता है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सिंगुलर ही मानते हैं। क्या मानते हैं? सिंगुलर। बस इसमें इतनी ही चीजें थी जो आपको देखनी थी सब्जेक्ट के बारे में।
तो अब यहां से इतनी चीजें क्लियर हो गई, हमने सब्जेक्ट के कार्य को देखा, वो कितने तरह से जो है किसी सेंटेंस में आ सकते हैं, उनके किसी सेंटेंस में उनकी क्या भूमिका होती है। उसके बाद हमने देखा कि सब्जेक्ट कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं और वो सिंगुलर और प्लूरल के रूप में उनकी कैसे कैटेगरी हम कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें देखने के बाद अब थोड़ा सा हम वर्ब के नेचर को देखते हैं। वर्ब के नेचर को देखने के बाद फिर हम आते हैं टेंस पे। इसके बाद क्या देखेंगे हम, वर्ब। वर्ब हमारा क्या हो गया, वर्ब दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे पहला हो गया मेन वर्ब, दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, हमेशा इतनी ही हो सकती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़कर, या वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होती है, मैंने बताया डू, बी, हैव। अब इसमें सिर्फ इसको देखना है आपको, इसको देखना है ये क्या होता है, इसको सिंगुलर और प्लूरल के आधार पे कैटेगरी करके देखना है, क्योंकि इसके बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है कि कितनी सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो अगर सिंगुलर और प्लूरल के आधार पे इसमें कैटेगरी हम करना चाहें तो वो होती है हमारी कैटेगरी ऐसे, जैसे देखिए एक चार्ट के माध्यम से समझाते हैं। देखिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो तीन तरह की होती है। सबसे पहला हो गया सिंगुलर, दूसरा हो गया प्लूरल, तीसरा हो गया न्यूट्रल। अब देखिए चूंकि इसकी कितनी कैटेगरी होती है, तीन, एक होता है डू, एक होता है बी, एक होता है हैव। डू में क्या होता है, डज आपका सिंगुलर होता है, डू आपका क्या होता है प्लूरल होता है, और डिड आपका क्या होता है न्यूट्रल होता है। वाला क्या होता है, बी में इज हो गया और वाज हो गया, ये आपका सिंगुलर होता है। उसके बाद वर हो गया और आर हो गया और एम हो गया, ये आपका क्या होता है प्लूरल होता है। और यहाँ पे न्यूट्रल में इसकी कोई कैटेगरी नहीं आती। हैव में हो गया, हैव वाले फॉर्म में हो गया हैज, ये सिंगुलर हो गया, ये हो गया आपका प्लूरल और ये हो गया आपका न्यूट्रल हैड। एक बात और जान लेते हैं जो ये है वो है कि जो नाउन होता है, नाउन अपने बेसिक फॉर्म में सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, और इसको प्लूरल बनाते हैं नाउन में यस या ईएस जोड़कर। जबकि वर्ब अपने बेसिक फॉर्म में प्लूरल होती है और इसको सिंगुलर बनाते हैं वर्ब में यस या ईएस जोड़कर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा बॉय, ये क्या है, ये एक नाउन है। और ये कैसा नाउन है, मैंने आपको कैटेगरी बताई थी ना, तमाम ढेर सारी कैटेगरी बताई थी। और ये कैसा नाउन है, ये है सिंगुलर। अभी ये क्या है सिंगुलर, अभी ये सिंगुलर है, अभी सिर्फ लड़का, इसका अर्थ क्या निकलेगा लड़का। लेकिन अगर हम इसमें एस लगा देते हैं तो हो जाएगा बॉयज। क्या हो जाएगा बॉयज, जैसे बॉयज हॉस्टल, बॉयज कॉलेज। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वहां पे लड़के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे लड़के, लड़के या लड़कों, तब वहां पे वो चीज क्या हो जाएगी प्लूरल हो जाएगी। तो एस या ईएस लगाकर हम क्या करते हैं, नाउन को प्लूरल बनाते हैं। लेकिन वर्ब में क्या है, वर्ब में हम किसी भी चीज को लेते हैं, कोई भी वर्ड लेते हैं, वो अपने बेसिक फॉर्म में प्लूरल होती है। क्या होती है, अपने बेसिक फॉर्म में प्लूरल होती है, और उसमें यस या ईएस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। जैसे आपकी एक हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एक डू। अब इसी डू में देखिए आप यस या ईएस लगाते हैं कि नहीं,
डज। और डज का प्रयोग आप किसके साथ करते हैं? एक वचनकर्ताओं के साथ, मतलब जो सिंगुलर होते हैं। और डू का प्रयोग आप किसके साथ करते हैं? जो प्लूरल होते हैं, जैसे यू हो गया, वी हो गया। तो इस तरीके से इसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। आई हो गया। तो यहां से एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो वर्ब होता है वो अपने बेसिक फॉर्म में प्लूरल होता है, उसमें यस या ईएस लगा के सिंगुलर बनाया जाता है। और जो नाउन होता है वो अपने बेसिक फॉर्म में सिंगुलर होता है, उसमें यस या ईएस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब। अगर ये सिंगुलर है तो आपकी वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। अगर ये प्लूरल है तो आपकी वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और अगर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कोई नहीं है, न्यूट्रल है, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट और वर्ब। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अभी ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। तो ये इतना हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।